नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आईआरडीए की लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आईआरडीए ने रिसेंटली एक गाइडलाइन इशू की है सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि आप सीनियर सिटीजन की जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, आप उनका जो प्रीमियम है वो एनुअली 10% से ज़्यादा हाइक नहीं कर सकते और उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा और क्या इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपना किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम रिवाइज करती है तो वो उस वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करती है जिसमें उसका रैशनेल देती है कि किस रैशनेल के तहत उसने उस पॉलिसी का प्रीमियम इंक्रीज़ किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार हेल्थ ने रिसेंटली अभी अपनी पॉलिसी स्टार सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम रिवाइज किया। तो इन्होंने रैशनेल दिया है कि जो इस पॉलिसी में जो इनकर्ड क्लेम रेशियो थी वह 70% थी। इसका सिंपल सा मीनिंग है, यदि स्टार ने 100 रुपीज़ की पॉलिसी बेची है, यानी 100 रुपीज़ यदि उसने एज ए प्रीमियम कलेक्ट किया है तो उसमें उसने 70 रुपीज़ का क्लेम पे किया है। तो ये इनका रैशनेल है कि 70% इनका आईसीआर था, तो हम इसलिए इस पॉलिसी को रिवाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ केयर का भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। केयर ने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, इन्होंने तो नाम भी नहीं बताया कि कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम आप हाइक कर रहे हैं, जस्ट एक जो आईआरडीए का यूनिक रेफरेंस नंबर है वो दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 1/10/2024 से हम प्रीमियम हाइक कर रहे हैं क्योंकि उसमें इनकर्ड क्लेम रेशो 74% है। सिमिलरली एचडीएफसी इर्गो ने ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी है उसका प्रीमियम हाइक किया है, तो इन्होंने भी उसका रैशनेल दिया है कि 2021-22 में इसका आईसीआर इतना था, फिर उसके बाद इसका आईसीआर 87% है। तो हम प्राइस रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आईसीआर इस पॉलिसी का इतने परसेंट है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि जो ये प्रीमियम हाइक हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद से हर इंश्योरेंस कंपनीज का जो ओवरऑल जो क्लेम आउटगो है वो बढ़ा है, मेडिकल इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा है। तो इस वजह से ओवरऑल एक हाइक रहा है प्रीमियम में और सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने मोर और लेस अपने प्रोडक्ट को रिवाइज किया है। इसके बाद से आईआरडी की काफ़ी सारी रेगुलेशंस भी आई हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वेटिंग पीरियड को 48 मंथ से 36 मंथ कर दिया है। मोरेटोरियम पीरियड को इन्होंने जो पहले 8 साल का होता था, रेगुलेटर ने उसको 5 साल का कर दिया है। तो इन सभी की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को एक हिट हुआ है, जो उनका ओवरऑल क्लेम आउटगो है वो बढ़ा है। तो इस वजह से भी प्रोडक्ट रिवाइज हुए हैं और प्रोडक्ट्स का प्रीमियम भी बढ़ा है। बट क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स में स्पेशली सीनियर सिटीजन की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उनका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई होता है क्योंकि हाई एज में जो डिजीज़ की प्रीवेलेंस है सीनियर सिटीजन्स में वो बढ़ जाती है, उन पॉलिसीज़ में क्लेम का नंबर बढ़ जाता है और क्लेम आउट को बढ़ जाती है, तो उनका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई रहता है। लेकिन ड्यू टू रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड मेडिकल इन्फ्लेशन उनका प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ गया है और जो हाइक रहा है इवन 30-40% तक भी हुआ है एनुअली। तो इसी चीज़ को कर्ब करने के लिए, ताकि जो एक अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, तो उसके लिए आईआरडीए नई रेगुलेशंस के साथ आया है। तो मैंने उस रेगुलेशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने डाला है। तो इसमें आईआरडीए बेसिकली कह क्या रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो दे शैल नॉट रिवाइज द प्रीमियम ऑफ सीनियर सिटीजन मोर देन 10% पर एनम, यानी इंश्योरेंस कंपनीज को 10% से ज़्यादा हाइक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बट उन्होंने एक एडवाइजरी दी है कि 10% से ज़्यादा आपको हाइक नहीं करना है। बट यदि आप 10% से ज़्यादा हाइक करते हैं तो आपको प्रायर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी रेगुलेटर के साथ। और यदि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं और आप उसको विड्रॉ करते हैं तो भी आपको रेगुलेटर को बताना पड़ेगा। तो ये आईआरडी की लेटेस्ट गाइडलाइन है। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप ग्रीवेंस के एरिया में आईआरडी ने बोला था कि उनकी एक अलग से हेल्पलाइन होनी चाहिए ग्रीवेंस की, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो आप उसको वाइडली पब्लिसाइज करें, अपनी वेबसाइट पर डालें, एक ये भी बोला है। और कॉमन एम्पेनलमेंट के लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, यानी आप जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है या सीजीएचएस की स्कीम चलती है, उसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड लेवल पर रेट्स होते हैं और वही रेट सभी हॉस्पिटल में एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्होंने एडवाइजरी दी है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप जो उनसे रेट नेगोशिएट कर रहे हैं हॉस्पिटल से, आप उसी पैटर्न पर करें, कॉमन रेट्स लेके आएँ। और जो रेट्स यदि लोअर साइड पे रहेंगे तो ओवरऑल जो क्लेम में आउट वो कम होगा, तो प्रीमियम अपने आप अफोर्डेबल हो जाएगा। एक एडवाइजरी इशू की है, हालांकि इसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है वो है कि
फाइनेंशियल रिलीफ, यानी जो सीनियर सिटीजन्स जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे थे, अब डेफिनेटली वो बर्डन कम होगा और जो पॉलिसी है वो अफोर्डेबल रहेंगी, तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू कर पाएंगे ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। तो सबसे पहला और मेजर बेनिफिट है वो यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि IRDA का जो स्टेप है वो बेसिकली इन द राइट डायरेक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दिशा में, क्योंकि यदि आपकी पॉलिसी या अफोर्डेबल नहीं रहती है तो फिर रेगुलेटर का जो रोल है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो रेगुलेटर ने उस इसीलिए इसमें इंटरवीन किया है कि जो पॉलिसी है वो अफोर्डेबल रहे और कंज्यूमर के जो जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दिशा में ये एक बेस्ट स्टेप है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आपकी पॉलिसी अफोर्डेबल रहती है, यदि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अफोर्डेबल रहेगी टू सीनियर सिटीजन और टू एनी ग्रुप, तो उसका जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ता है, ज़्यादा लोग पॉलिसीज़ परचेज करते हैं, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस की कवरेज को ऑप्ट करते हैं। तो इससे डेफिनेटली एक जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा इंश्योरेंस का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो किसी स्कीम के अंडर या गवर्नमेंट कवरेज के अंडर नहीं आते हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद देखते हैं कि IRDA ने बोला है कि यदि आप 10% से ज़्यादा हाइक करते भी हैं तो आपको प्रायर कंसल्टेशन करना पड़ेगा, यानी अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आर्बिट्रेरली कोई भी प्रीमियम हाइक नहीं कर सकती। प्रायर कंसल्टेशन होगा IRDA के साथ, उसके बाद वो यदि एग्रीमेंट होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी हाइक कर सकती है। उनको एक प्रॉपर रैशनल देना पड़ेगा। आप सिंपली एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते वेबसाइट पर कि हमारी ICR इतनी थी और हमने रिवाइज कर दिया। आपको एक रैशनल देना पड़ेगा IRDA को, IRDA एग्री करेगा, उसके बाद आप हाइक कर सकते हैं। तो ये तो थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट हर एक कोई भी स्टेप होता है उसके कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। अब हम देखते हैं वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है कि जब आपका प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक पॉलिसी का, तो इंश्योरेंस कंपनी जो खासकर जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही मार्केट में ऑपरेट कर रही है। यदि कोई भी बिजनेस यदि प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो ऑपरेट क्यों करेंगे। तो डेफिनेटली वो जब देखेंगे कि इस सेगमेंट से हमें प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है, तो वो उस सेगमेंट को प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या करेंगे कि जो रिस्क है उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे पहले, अंडरराइट करने से पहले, यानी पॉलिसी बेचने से पहले। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हेल्थ चेकअप है वो मोर स्ट्रिंजेंट होगा, और पॉलिसी देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी हर तरह का मेडिकल चेकअप और प्रॉपरली उस रिस्क को एनालाइज करेगी और तभी पॉलिसी देगी। तो उस दिशा में हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएँ। जो पॉलिसीज़ होंगी, जो नई पॉलिसी लॉन्च होंगी सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उन पॉलिसीज़ में लिमिट्स आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्लेम आउट को कम करना है। तो हो सकता है कि जैसे नी रिप्लेसमेंट वगैरह में कोई कैपिंग आए कि 2 लाख से ऊपर हम पे नहीं करेंगे। सिमिलरली जो एज रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, उनके अंदर एक कैपिंग आ जाएगी। वो देखेंगे कि मैक्सिमम आउट को कहाँ हो रहा है, और उसके ऊपर हर डिजीज़ के ऊपर एक कैपिंग आ सकती है उस प्रीमियम को उस सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए भी। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्योंकि एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी जनरेट करना है, तो वो क्या करेंगे, जो जितनी भी इनोवेशंस हैं पॉलिसीज़ में या जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो ज़्यादा लॉन्च होंगे यंग पब्लिक के लिए, यंग पॉपुलेशन के लिए, यंग डेमोग्राफी के लिए। क्यों? क्योंकि जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पोज नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि वहाँ पे डिजीज़ प्रीवेलेंस कम होती है, वहाँ पर वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट इनोवेशन होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे नए नए फीचर्स के साथ। और जो सीनियर सिटीजन वाला जो सेगमेंट है, हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन ना हो, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉफिट वाला एंगल रहता है। नेक्स्ट है कि जो मैंने बताया कि अल्टीमेट जो फैक्टर रहता है किसी भी कंपनी के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। तो जब आपको एक सेगमेंट के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे उतना, तो आप डेफिनेटली आप यंग पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और एक काइंड ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी होगा। यंग पब्लिक के लिए जो पॉलिसी लॉन्च की है हो सकता है उनका प्रीमियम ज़्यादा रहे, क्योंकि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वहाँ से जो प्रॉफिट वो लोग जनरेट करेंगे वो कंपनसेट करेंगे सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसीज़ के लिए। तो ये था मेरा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली, बट थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, और वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो यंग पीपल को थोड़ा सा हर्ट करे,